अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर में अंधे कत्ल की वारदात अपने मंतकी इंजाम तक पहुंची। मुलजिम ने मकतूल से पैसे लेकर पिस्टल खरीदा और फिर उसी पिस्तौल से उसको कत्ल कर दिया। नहर किनारे से मिलने वाली लाश इब्तदाई तौर पर डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल का शाखसाना लगती थी, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी कातिल और कोई नहीं बल्कि उसका बचपन का जिगरी यार निकला। मुलजिम ने मकतूल को क्यों कत्ल किया, वजह अनाद क्या थी, पुलिस की तफ्तीश में डकैती मुज़ाहमत की जगह दोस्त कातिल कैसे बन गया, बुरसा इस हवाले से क्या कहते हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। बाटापुर के इलाके से अलग सुबह एक लाश मिली, जिसके हवाले से पुलिस का इब्तदाई तौर पर यह मानना था कि शायद डकैती मुज़ाहमत पर इस नौजवान को कत्ल किया गया है। नौजवान की शिनाख्त भी फौरी तौर पे हो गई और पता चला कि वो मुगलपुरा के इलाके का रहने वाला है और उसका नाम हसान है और उसके एक गर्दन पे गोली लगी हुई थी, एक सर पे गोली लगी हुई थी। पुलिस तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ी तो बहुत सी चीज़ें सामने आई और ये चीज़ रूल आउट होना शुरू हो गई कि ये डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल नहीं है। CIA सिविल लाइंस ने 2 मुलजमान को पकड़ा है उस कत्ल में मुलविस होने के उसमें इल्ज़ाम में। दोनों मुलजमान जो है इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या? असलान। क्या करते हो? मैं जॉब करता था। कहाँ पे? लिबर्टी। सरकारी या प्राइवेट? प्राइवेट। अच्छा, किधर के रहने वाले हो? मैं शालामार लिंक रोड। अच्छा, किसको कत्ल किया तुमने? हसान। कौन है वो? मेरा दोस्त था। कितने अरसे से? बचपन का दोस्त है, 15-16 साल से। जहाँ तुम लिंक रोड के रहने वाले हो, वो मुगलपुरे का रहने वाला था, तो दोस्ती कैसे हुई? मेरे घर के साथ वाला घर है उसका। अच्छा, तुम नौकरी लिंक रोड पे करते हो? वो भी शालीमार लिंक रोड का ही है। अच्छा, शालीमार लिंक रोड पे रहते हो? जी। अच्छा, वो भी शालीमार लिंक रोड पे रहता था, साथ वाले घर में रहता था। फिर क्या हुआ? उस रात उसने कहा था कि मैं इसके साथ खाना खा के भी आया ही हूँ, तो ऊपर से नीचे उतरा। उसने कहा दुम्बा कढ़ाई खाने जाना है। मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी खाना खा के आया हूँ। कहता चला फिर जाना है, हमने एक बंदे के पास जिसे पैसे लेने हैं, फ़ोनों वालों का मसला है जो। ठीक है। उसने मुझे कहा गन भी ले आए। अच्छा। मैंने कहा खैर है? कहता हाँ ले आई। हम गाड़ी में बैठे हैं, यहाँ से चले गए हैं। व्हाट्सएप पे पहले गाड़ी में वो बैठा है, उसने मुझे कहा है कि गाड़ी में तू बैठ, तू चला, मैं ड्राइव कर, तू ड्राइव कर, मैं चैट कर रहा हूँ। अच्छा। ये कह के गाड़ी में बैठा हूँ मैं, तो चल पड़े हम। किससे चैट कर रहा था वो? मुझे नहीं इसका पता। अच्छा। तो व्हाट्सएप पे कर रहा था वो, इतना मुझे पता है। तो यहाँ से हम कनाल फोर्ट गए हैं, पहले वहाँ पे बंदों का वेट किया है, एंड तक हो गए हैं। फिर वो कह रहा है कि इधर नहीं, अगली कॉलोनी में चल, उधर आया होगा बंदा वो। हाँ। हम वहाँ पे भी गए हैं, वहाँ पे 10 मिनट हम वेट करते रहे। हम दोनों गाड़ी से उतरे हैं, हमने बोतल पी है। बोतल पी के बैठ गए गाड़ी में। उसने मुझे कहा कि तू सच बता, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि तुझे पैसे लेट हुए, तूने मेरे पैसों के साथ क्या किया है, किसको दिए थे, सच बताई। मैंने कहा मैंने फ़ज़ैल को दिए हुए थे पैसे, लेकिन प्लाट सेल हो ही गया, अब तुझे पैसे मिल ही जाएंगे। तो अच्छा, तुमने हसान से पैसे उधार लिए थे? हाँ जी। कितना अर्सा पहले? तकरीबन 5 माह पहले, 5 से 6 माह। कितने पैसे लिए थे? 3 लाख। क्यों? काम के लिए देना था। किसे? भाई को। ये तुम्हारा सगा भाई है? नहीं, दोस्त। तो तुम तो कह रहे हो भाई को पैसे दिए? बड़ा है दोस्त। दोस्त है जी। तो इतनी दोस्ती क्यों हुई कि तुम अपने पास से भी पैसे दे सकते थे? तुम्हारे पास थे पैसे? हमारा उस टाइम प्लाट सेल नहीं हो रहा था, तो मैंने उसका, वो जो हसान था ना, वो बेसिकली कारोबार के लिए पैसे देता था सबको। अच्छा, सूद पे? जी। सूद पे पैसे देता था या वैसे ही देता था? वैसे भी इंटरेस्ट करता था। तुमने 3 लाख रुपए लिया था, कितने वापस करने थे? उसको मैंने 20,000 पर मंथ के लिए लिया था। अच्छा। उसको कह रहा था मुझे ना चेक बना दे टोटल अमाउंट का। मैंने बना दिया 4,20,000 का चेक उसको। ठीक है। तो एंड पे तुम्हें इसमें क्या फ़ायदा होता था? तुमने अपने दोस्त को उससे पैसे लेके क्यों दिए? तुम्हें भी कोई फ़ायदा होता है इसमें? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ मुझे। नहीं, फिर तुमने पैसे क्यों लेके दिए जब 3 लाख रुपए छोटी अमाउंट तो नहीं होती? मुझे क्या पता था, काम चलना ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, तुमने उससे मकतूल से 3 लाख रुपए लेके इसको दिए, तो इसने पैसे क्यों नहीं दिया तुम्हें? इसने मुझे कहा था महीने का 50 से 70 हज़ार बचेगा, तो मैंने इसी बेस पे उससे बात करके पैसे इसको दिलवा दिए थे। ना तो इसको पता था मैंने पैसे उससे लेके दिए हैं, बस ये मुझे ही पता था। अच्छा। तो पहले महीने जो लिखे हुए हैं पैसे घर पे डायरी पे 5,000 आया था,
दूसरे महीने बाइक मेरी सेल की थी 1,06,000 की ली थी मैंने। तो अच्छा। 88 के पता नहीं 90,000 की बाइक बेची थी। वो बाइक बेची, वो पैसे 15,000 का इसने मुझे दिया, बाकी इसने फिर काम में डाले थे पैसे। उस रात क्या हुआ, तुमने उसको कत्ल क्यों किया? मैंने उसको गोली नहीं मारनी थी, फिर उसको यही गुस्सा था कि मेरे पैसे तूने इसको क्यों दिए हैं और पैसे लेट क्यों हुए हैं। अच्छा। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने 2 दिन पहले इसके चाचू जमील को फ़ोन किया था कि काम बंद हो गया हुआ है बिल्कुल ही, तो आप जॉब पे रख लें। अच्छा। कहीं मैंने उसको ये कह दिया तो वो मेरे से लड़ पड़ा कि हाँ जा, तू इसको जॉब पे दोबारा क्यों रखवा रहा है इधर, हमारा चाचा हमें हिस्सा नहीं दे रहा तो इसको फिर रखवा रहा तू इधर। उस रात क्या हुआ, सारा कुछ छोड़ो, ये अब यही बात हुई थी। फोन मिला से तुम वापस आ रहे थे, तुम्हारे पास असला? इसी बात पे वो मेरे से लड़ पड़ा गाड़ी में लड़ा, उसने मुझे थप्पड़ मारे, हाथ पे निशान भी है नाखूनों के उसने मारे, मुझे गला भी खींचा था उसने मेरा। मैंने उसको पीछे किया, उसने कहा गन मुझे दे अब। मैंने कहा गन नहीं देनी, गन 5 दिन से ये मांग रहा था फिलहाल, इसको वापस देनी थी यार। मैंने कहा वो मांग रहा, कहता पैसे मैंने दिए ना तो गन मैंने रखनी है। तो उस टाइम वो इस तरह गुस्से में था कि वो मुझे गोली मार देगा, ये हिसाब था उसका। अच्छा। मैंने गन बाहर फेंकने की कोशिश की शीशा खोल के, उसने मेरा हाथ खींचा, उसने मेरा गाड़ी 110 की स्पीड पे थी तब। मैं गाड़ी संभाल रहा था, गन संभाल रहा था, वो मुझे मार भी रहा था। गाड़ी खींचते खींचते उसको गोली बजी है पहली। मैंने गाड़ी रोकी, गाड़ी से उतरा, मैं ज़मीन पे लेट गया था कि मेरे से क्या हो गया। उसके बाद 5 मिनट में ज़मीन पे लेटा रहा। तो दूसरी गोली क्यों मारी? दूसरी गोली इस वजह से मार दी कि अगर इसने बता दिया या जिंदा रह गया। पहली गोली कहाँ पे लगी थी? पहली गोली इसके सर पे लगी थी। और दूसरी गर्दन पे, यहाँ बाजू पे। अच्छा, फिर तुम गाड़ी को खड़ा करके चले गए, फिर वापस आके गाड़ी क्यों ली? सुबह। हाँ, उस टाइम जब तुमने गाड़ी नहर के नीचे खड़ी कर दी, पुल के नीचे, फिर दोबारा आके क्यों लेके गए? नहर के नीचे नहीं की। हाँ। मैंने वहाँ से उसको घुमा के किंगस्टन वहाँ पे उसको बाहर निकाल के लटा दिया था। मैं गाड़ी वहाँ से लेके भाग गया था। फिर ठीक है। लेके घूमता रहा था सड़कों पे। घूमते क्यों रहे, सैर करते रहे? उस टाइम आपको नहीं पता था क्या हालत थी। अच्छा। मैंने कभी ऊपर फायरिंग नहीं, कभी ज़िंदगी में हवाई फायर नहीं किया, पहला फायर था जो उसके ऊपर चल गई गोली। उसके बाद गाड़ी खड़ी की। तुम्हें उसकी वालदा जो थी वो अपने बेटों की तरह रखती थी? जी, मेरा इन सबसे बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार था। फिर तुमने गन क्यों खरीद के उसको दी थी? उसके 3 जगह पे पैसे फंसे हुए थे। एक उमर, एक जुनेद, एक ये फ़ोनो वाला बंदा जिसका मुझे बिल्कुल भी नहीं, उसको भी हमने मिलना था, जिसके पास हम जा रहे थे, उसके लिए तो गन हमने निकाली थी। बस 3 लाख रुपए के पीछे तुमने अपने दोस्त को कत्ल किया, इसका मतलब? मैंने उसको पैसों के लिए नहीं मारा। हाँ। मैंने उस जोर जमाई में उसको गोली बजी है। अच्छा, एक गोली लगी ना, फिर दूसरी तो तुमने मारी ना? दूसरी डर के मारी थी। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? फजैल। ये कहता है कि तुमने असला ला के दिया, तुमने क्यों असला ला के दिया? तुम्हारे कोई ताल्लुकात वगैरह हैं? नहीं, ताल्लुकात नहीं है, बस जैसे अभी इसने बताया कि दोस्त ना माहौल बचपन से साथ हमारे साथ। हाँ। जैसे तुम भी इसके बचपन के दोस्त हो? हाँ जी। और तुम हसान को भी जानते थे? हसान मेरा कज़न है। अच्छा। हसान मेरे मामू का बेटा, कज़न, सगे मामू का बेटा? जी। अच्छा। हसान, ये सारे कज़न आपस में, हम आपस में शुरू से यही होता है कि यार चलो जो बड़ा है ना उसमें ये कहते हैं कि यार छोटे ये बाहर ना जाएं, कोई चीज़ है आपस में बैठ के हम वहाँ करें, कोई बाहर दोस्तों में ना जाएं। इसने मुझसे बात की कि आप पिस्टल चाहिए। मैं कहा तुझे क्यों चाहिए? तूने क्या करना है? तेरी तो जरूरत है कोई चीज़ नहीं। कहता नहीं, मैंने अपने बहनोई के लिए लेना है। इसकी सिस्टर की और बहनोई नई शादी हुई है 1 मंथ पहले। मैं कहा उन्होंने क्या करना है? कहता यार उनको ना उनके सब पूरी फैमिली के पास है, उनके भाई बाकी भाइयों के पास है, तो छोटे। तुमने कहाँ से असला ला के दिया? एक है दोस्त, उसके उसने उमर खान का नंबर दिया था, उससे दिया था। कितने का लिया? 15,000 का दिया था। पैसे किसने दिए? इसने दिया था। कितने? 27,000। 12,000 ऊपर वाला वो क्या गया? वो मैंने रखा था। अच्छा। हाँ जी। तो तुम पहले भी असला वाला लेके देते हो लोगों को? पहले कभी नहीं। तो फिर तुम तो कह रहे हो कि भाइयों की तरह, तो तुमने फिर 12,000? मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये इसने कहा कि मैंने उनको लेके देना है, वो उनके लिए लिया मैंने। मैं कहा यार तू ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। फिर इसने बात की कि नहीं यार तेरी मेहरबानी यार, किसी को बात ना करी, ना मैं घर बात करी, मेरी बहन को पता है और मेरे बहनोई को पता है और किसी को नहीं पता। तुम्हारा सगा मामू का बेटा था, तुमने उससे पैसे क्यों नहीं लिए, इसके थ्रू क्यों लिए? भजन मैं रोज़ की हालत में उस टाइम, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे इसके बाप ने पैसे पकड़ाए,
ये पैसे पकड़ो तो आप कारोबार डालो। इसको मैंने फोर्स नहीं किया कि मेरे साथ कारोबार करो। इसने मुझे फ़ोन किया कि भाई मेरा आपके साथ कारोबार करना है। तो क्या कारोबार करते हो तुम? मेरा टाइल बॉन्ड का काम है, फिलिंग का, टाइल के नीचे बॉन्ड फिलिंग का काम है। तो मैं कहा यार 10 रुपये की बचत है, उसमें जो माल सेल होता जाएगा ना उसमें हाफ तेरे हाफ में। ठीक तो है, तुम्हें पुलिस ने क्यों पकड़ा? ये सिर्फ इसलिए कि पकड़ा कि ये जो असला वो पिछले जिसके पास गया वो मेरे से गया बस। तो तुम्हें कभी भी ये नहीं पता चला कि ये असला क्यों ले रहा है, या तुम्हारे कज़न ने कभी नहीं बताया कि उसने मैंने असला मंगाया? इसके अब कभी करीब ये कोई ज़्यादा देर की बात नहीं है, ये मार्च के स्टार्टिंग की बात ही है। इसने मुझसे पिछले लिया और इसने मैं कह दिया कि मैंने अपने बहनोई को दे दिया। और इसने कुछ टाइम के बाद, कुछ 2-4 दिन के बाद मुझे ये भी बताया कि मेरे बहनोई जो बड़े हैं उन्होंने भी चलाया है अपने घर में। गोलियां भी दी थी तुमने? 7 गोली में ले गया था मैं से। कितनी? 7। 7। अच्छा, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि उन्होंने मुझे चलाया तो उनको सही लगा है। मैं कहा चल ठीक है। फिर उस दिन जब रात को वकूआ हुआ है, मैं खैर हमारी रूटीन थी, 10 दोस्त आना होता है, सुबह मैं साथ ही होता, ये जॉब पे गया था। शाम को उसका मंडे दिन शाम को मुझे फ़ोन आया, मैंने फ़ोन किया बल्कि इसको, मैं किधर हो आप? कहते यार मैं जॉब से वापस आ रहा हूँ। तो मेरी गाड़ी ख़राब हुई थी दरोगे वाले में, मैंने उसको वहाँ बुलाया। मैं कहा चला खाना खा लेते, मेरे साथ आया। वहाँ से खाना खा के हम निकले तो इसकी बाइक दी मैंने इसके बाबा को, तो ये मेरे साथ वापस घर आ गए। कुछ 10-10 तक मेरे घर बैठे रहे हैं। वहाँ से हम जब निकले हैं तो इसने ना, इसको मैंने यहाँ उतारता हूँ लिंक रोड पे, तो मेरा इधर ससुराल है, उधर मैं चले जाता हूँ। कोई 12:30 बजे टाइम ना मुझे फ़ोन आता है इसका कि यार फजैल वो ना हसान पिस्टल नहीं दे रहा। मैं इसको गाली गलौज करके मैं बोलता हूँ यार हसान के पास पिस्टल कैसे चला गया, वो कहाँ से बीच में आ गया। मैंने तो उसको कहा है, मैं कहा यार तू वो इसका मतलब है तुम्हें नहीं पता था कि इसने पिस्टल क्यों लिया? मैं कहा वो क्यों बीच में आया। ठीक। मैं कहा तू जैसे भी है ना वो पिस्टल वापस दे, मैं वापस देता हूँ। तू ना गलत काम कर गया, मिस यूज़ कर गया, तो उसको कोई कर गया, वो थोड़ा जज्बाती बंदा था। मैं कहा उसको तू दे दिया। चलो ठीक है। आईओ भी हमारे साथ मौजूद है, शौकत साहब, इनसे जानते हैं। शौकत साहब, क्या है, क्या आपने दोनों मुलजमान की गुफ्तगू सुनी है, दोनों का क्या किरदार है इसके अंदर? बस असल में बात ये है ना, जो अरसलान है उसने अपने बचपन के दोस्त की जान ले ली है ना, पैसों की खातिर। इनका असल में आपस में पैसों का मामला था। ये दोनों ये जो पैसों का एक ट्री चल रहा है, हाँ। इसने मकतूल से पैसे लिए, लेके फजाइल को दे दिए, फजाइल ने पैसे वापस कातिल को देने थे, कातिल ने आगे पैसे देने थे। ये सिस्टम क्या है? ये कोई सूद का कारोबार है? बेसिकली जो अरसलान है ना वो कारोबारी आदमी था, पैसे लेता था और सूद पे पैसे आगे अच्छा। देता था। तो इस सिलसिले में उसने ये जो है अरसलान को कारोबार के लिए 3 लाख रुपए दिया और यानी कि तय किया कि आपके साथ 50,000 रुपये वापस दे के हर मंथ दिया करेगा। उसने वो आगे पैसे दे दिए फैज़ान को। फैज़ान और जो है ना वो आपस में रिश्तेदार हैं, मरने वाला एहसान जो है। तो जब इसको पता चला फैज़ान को पैसे फैज़ान को दिए हैं एहसान ने, तो उसको गुस्सा आ गया, वो तो मेरा दीदा, उसको तूने क्यों नहीं दिया, ठीक है ना। तो ये इसे तकाजा करता था वो मरने वाला कि तू मेरे पैसे वापस कर दे, ठीक है ना। तो वो पैसे वापस करने थे इसके, थोड़े थोड़े वो खर्चा नहीं ना दे रहा था वो। तो इस सिलसिले में वो थोड़ा जज्बाती था। उसके एक लड़की के साथ ताल्लुकात भी थे, इकरा, जिसको भी हमने लाए थे इधर। तो उसका तो इस कत्ल में कोई लेना देना नहीं, उसका कोई नहीं, वो नहीं इसमें था। तो फैज़ान ने फिर पैसे भी दिए इसको, पिस्टल भी लेके दिया। असल में ये फैज़ाइल जो है ना, इसने पिस्टल लेके दिया है किसी बंदे से। चल ठीक हो गया चौक साहब, चले, थैंक यू। आपने मुलजमान की गुफ्तगू भी सुनी, आपने आईओ की गुफ्तगू भी सुनी। इब्तदाई तौर पर डकैती मज़ामत थी, लेकिन जैसे जैसे अब परतें खुलती जा रही है, मालूम हुआ है कि ये दोस्ती यारी के अंदर पैसों का लेन देन का तराजा था और उस लेन देन के तकाजे के ऊपर ही 22 साल के नौजवान की जो है वो जान गई है। बुरसा के इस हवाले से क्या कहना है, और डीएसपी जिनकी सरबराही में ये टीम काम करी थी, उनसे भी तफसीलात जानते हैं।
डीएसपी सीआईए सिविल लाइंस हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि राजा साहब ने क्योंकि इब्तदाई तौर पे यही खबर जो थी वो चलती रही मीडिया के ऊपर भी और पुलिस भी यही समझ रही थी कि ये डकैती मज़ामत पर कत्ल हुआ है, तो इनको कहाँ से ये शुबा हुआ कि ये डकैती मज़ामत पर कत्ल नहीं है बल्कि लेन देन के तनाज़े पर कत्ल है, इन्हीं से जानते हैं। दानिश भाई, इब्तदाई तौर पे जब सुबह सुबह ये लाश मिली तो शहर के अंदर यही था कि डकैती मज़ामत पर एक और कत्ल हो गया और जो डाकू हैं वो गाड़ी भी मकतूल की लेकर फरार हो गए, तो कैसे आपको शुबा हुआ कि ये कत्ल नहीं, डकैती मज़ामत पर कत्ल नहीं बल्कि दुश्मनी पर कत्ल है? हमने फिर फ़ौरन मरने वाले असान की सीडीआर मूव की। सीडीआर में उसके मंगेतर का किंजा का नंबर निकला जिसके साथ वो लास्ट टाइम चैटिंग कर रहा था। जब उसके हमने बाकी की फेसबुक में चेक की तो उसने एक लड़के की जिसका नाम अरसलान था, इसकी भी रिक्वेस्ट उसको गई थी। फिर इसको क्लोज करते गए हैं। वहाँ पर जहाँ पर लाश फेंकी गई थी उसके बिल्कुल सामने चर्च है क्रिश्चियन का जी, उनको भी उस रात को सामने तफ्तीश किया, उसने बताया यहाँ पर फायर नहीं हुआ। तो इस चीज़ से हम वाजे हो गए कत्ल कहीं और किया गया, लाश कहीं और फेंकी गई है। और उसके बाद हम आगे तफ्तीश को लेकर चले हैं। तकरीबन काफ़ी लोगों को शामिल तफ्तीश की है। जब हमने शामिल तफ्तीश की अरसलान को, इसकी बॉडी लैंग्वेज बतला रही थी कि इसमें कोई ना कोई बात है जो हमें हकीकत से ये हमें छुपा रहा है। जब इस पर सवालात काफ़ी किए गए, इसने काफ़ी लड़कों का नाम लिए, लड़कों को लेकर आए, इनका बिलमुशावरा गुफ्तगू करवाई तो अपनी बातों में झूठा निकला। तो फिर आखिरकार ये ब्रेक हुआ और इसने तस्लीम किया ये इसका बचपन का दोस्त था, बल्कि असान की वालदा ने इसको भी अपना बेटा बनाया हुआ था। इसने कत्ल क्यों किया है? असला भी इसने मंगवाया उसके पैसों से, यानी मकतूल से पैसे लेके असला मंगवाया गया, और जो जिस रकम की वो बात कर रहे हैं 3 लाख रुपया, वो इतनी बड़ी रकम भी नहीं है कि बचपन के दोस्त को कत्ल कर दिया जाए जहाँ पे उसका घर इसमें जो चीज़ हमने इनकी चेक की है फेसबुक वगैरह, तो किंजा क्योंकि उसकी मंगेतर थी असान की और असलान की भी उस पर नज़र थी और इसकी कोशिश थी कि एक तीर में 2 शिकार हो जाए। पैसे जो उससे लिए, वो दार रकम ली हुई वो भी ख़त्म हो जाए और उसकी मंगेतर पर भी वो अपने हक में उसको भी ले लेगी। लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था, कत्ल था और नाहक कत्ल था। और फिर ये इसने असलान ने दूसरी गलती की, कत्ल करने के बाद कायदे आज़म इंटरचेंज के करीब से गाड़ी खड़ी की रात को, अगले दिन गाड़ी वहाँ से निकालता है और ये BRB के पास गाड़ी ले जाता है। उसकी क्या वजह? ताकि ये पुलिस का रुख चेंज हो जाए कि गाड़ी सेफ कैमरे चेक किए, कैमरे में गाड़ी आ गई कि कत्ल होने के बाद गाड़ी भी मूव की है। तो इसने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की, उसकी सिम तोड़ दी, फ़ोन जो थे उसके 2 वो गंदे नाले में फेंक दिए और इसने बहुत अच्छी किस्म की ड्रामा रचाया हुआ था। ये उनके साथ साथ उनके कुल्लों में और उसके माँ को दिलासा देता था कि जी हम इंशाल्लाह, ये पुलिस की भी साथ साथ चलता पकड़ने में पेश था ये असलान जी, लेकिन कत्ल था। आखिर ये अल्लाह ताला ने CIA को कामयाबी दी और इसमें हमारी बहुत ज़्यादा रहनुमाई हमारे SSP साहब खुन जामास ने भी की, जिनसे हम CDR और लोकेशन वगैरह काफ़ी वो भी हमारे हेल्पफुल। तफ्तीश के अंदर ये चीज़ सामने आई है कि मकतूल ने क्यों असला मंगवाया था, क्योंकि मुलजिम कहता है कि मकतूल ने उस रात असला मंगवाया था और मैंने असला अपने दोस्त से 27,000 रुपये का ख़रीदा और उसके बाद जिस रात ये लोग घर से निकले खाना खाने के लिए तो मकतूल ने कहा था कि असला गाड़ी में रख लो और हमने कहीं जाना है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि अगर असला था मरने वाले का, वो इससे पिस्तौल 1 महीना पहले ले चुका था। पिस्तौल इसी का था। ये तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले की प्लानिंग में था कि किसी न किसी तरीके से इसको रास्ते से मैं हटाऊँ। ये बात मुलज़िम की बिल्कुल गलत है कि ये मैंने पिस्तौल मुद्दई का ये जो कत्ल हो गया उसके लिए मैंने लिया था। ये उसकी आसान का पिस्टल नहीं, ये पिस्टल ये असलान का ही। फ़ज़ाइल ने पिस्टल जो लाके दिया तो मुलजिम ने क्या 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 पिस्टल मंगवाया था, ये पता चल सका? ये था, इसने ये कह के मंगवाया था कि ये मुझे पिस्टल की ज़रूरत है और मेरे पूरे अपने जो मेरे बर्दन लाए हैं उनके पास पिस्टल है और मेरे दूसरे जो बर्दन लाए हैं जो अली नाम के नाम से
जाने जाते हैं, उनको पिस्टल की ज़रूरत है, वो कहते हैं कि जी मुझे पिस्टल ला कर दो। ये उसने पिस्टल इसलिए उससे मंगवाया था और उसने भी ये पिस्टल लिया 17 को, इसको दिया 27,000 का जी। लड़की का इस कत्ल के अंदर कोई लेना देना साबित हुआ? जैसे आप बता रहे हैं कि जो कातिल था वो उससे रब्ता करने की लड़की से कोशिश करता रहा है, तो उसका कोई लेना देना है? नहीं, उसमें लड़की का कोई किसी किस्म का रोल सामने नहीं आया, बल्कि ये चीज़ सामने आई है जितनी भी इसने रिक्वेस्ट उसको भेजी थी उसने आगे से ब्लॉक किया हुआ था जी। तो ये सिर्फ लेन देन के तनाज़ात में लेन देन तरह, और ये भी था कि मे भी इसमें जेल में था कहीं ना कहीं ये बात थी इसके जेल में कि उसकी जो मंगेतर उस पर इसकी नज़र थी, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। DSP CIA सिविल लाइंस हमारे साथ मौजूद थे। 3 लाख रुपए सिर्फ था और जिसके ऊपर बचपन की दोस्ती 15-17 साल की दोस्ती जो थी वो खातिर में नहीं लाई गई और मुलजिम ने इंतहाई बेईमाना तरीके से 22 साल के नौजवान को 2 गोलियां मारी, एक उसकी गर्दन में लगी और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि ये बच ना जाए उसके बाद उसके सर पे यानी कनपट्टी पर आके गोली मारी, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया और उसके बाद फिर पूरी रात वो गाड़ी लेके फिरता रहा और फिर नहर के ऊपर गाड़ी से लाश को बाहर फेंक कर गाड़ी जो थी वो किसी और जगह खड़ी की और पूरी प्लानिंग की थी कि वो पुलिस की गिरफ्त में ना आए। मकतूल के सगे चचा और मुद्दई मुकदमा हमारे साथ जमील साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि कैसे इनको पता चला कि इनके भतीजे का कत्ल हो गया है और उसके बाद कैसे तहकीकात आगे बढ़ी और इन तक क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, इन्हीं से जानते हैं। जमील साहब, इब्तदाई तौर पे जब आपके भतीजे की लाश नहर के किनारे से मिली तो बताया गया कि शायद डकैती मज़ामत होगी क्योंकि गाड़ी भी मौके से गायब थी। आप लोगों तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुँची और फिर कैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई? हमारे पास मेरे भतीजे का एक दोस्त आया नीचे शोरूम, चूँकि 9:10 पे शोरूम हमारा लिंक रोड पे हमारा शोरूम है, तो उसने आके बताया कि जी 2 पुलिस वाले आए हैं बाटापुर की तरफ से और उन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई है, ID कार्ड दिखाया कि ये जो लड़का है इसका मर्डर हो गया है। भतीजे ने आके मुझे घर में बताया, हम फ़ौरन अनफन वहाँ से निकले, बाटापुर पहुँचे। बाटापुर जिस वक्त हम थाने पहुँचे उससे पहले वो डेड बॉडी लेके जा चुके थे डेड हाउस में। उन्होंने सूरत हाल से आगाही ली, हमें पता चला कि ये रात से यानी कि वो गया हुआ है। तो अमूमन ऐसा होता है कि 12-1 बजे 2 बजे हम लोग घर में कारोबारी चूँकि 10-11 बजे फ्री होते थे, तो 11-12-1-2 बजे जिनके पास चाबी थी घर की वो आज चले गए आगे दोस्तों के साथ। किसी के ज़हन में ये चीज़ था ही नहीं कि कोई इस तरह का कोई हैपन होगा। तो वहाँ पे जाकर जिस वक्त पता चला ये सारी सूरत हाल, तो फिर ज़ाहिर सी बात FIR करवाना थी। FIR करवाई हम लोगों ने। अभी तक जब तक आप लोगों को डेड बॉडी का बताया पुलिस ने, तो यही आप लोगों को पता था कि डकैती मज़ामत हुई है या कुछ और वाक़या बताया पुलिस ने? नहीं, पुलिस ने बताया कि मर्डर हुआ है इसका, डकैती वगैरह का, क्योंकि गाड़ी भी मौके पे नहीं ना थी। गाड़ी नहीं थी मौके पर, लेकिन उसके तकरीबन कोई 3 घंटे बाद 2.5 से 3 घंटे बाद गाड़ी की लोकेशंस का पता मिल गया। उससे फिर ये हुआ कि ये जो डकैती वगैरह का इश्यूज़ नहीं है, ये मर्डर का इश्यूज़ है ना सारा। तो ऑलरेडी वो पहले डिक्लेयर कर चुके थे ये मर्डर हुआ है। तो इसी कंडीशन, इसी सूरत हाल में हम लोगों ने वो फिर FIR का जो प्रोसेस है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 1 बजे या 1:30 बजे के करीब वो प्रोसेस अप्रॉक्सीमेटेड हुआ है। उसके बाद चूँकि बाटापुर पुलिस स्टेशन वाले और दूसरे ये जो थे CIA सिविल लाइन, ये कहाँ से आए, इन्होंने कैसे ट्रेस किया, ये तो हमें खैर बाद में पता चला ना कि सूरत हाल कुछ और है। वो थाने की रिपोर्टिंग, बाटापुर थाने की, और इनकी अपनी, इन्होंने चूँकि वो सारी कुछ मामला को डिस्क्लोज़ करना शुरू किया, शेयर करना शुरू किया मेरे से। वो वहाँ पे से कोई इंस्पेक्टर, क्या नाम है, हाजी सईद साहब, उन्होंने थोड़ी सी बात शेयर की, तो मेरा कुछ कॉन्फिडेंस इनकी तरफ फ़ौरन आया कि ये बाटापुर वाले मुझे अभी बता नहीं रहे और इन्होंने थोड़ी सी
इंफॉर्मेशन शेयर की हैं। ये जो दो कातिल हैं इनको आप कितना जानते हैं? ये शुरू से ही हमारे नेबर हैं और ये भतीजे के एज फेलो यानी कि एज फेलो एक जैसी इकट्ठे शायद पढ़े तो नहीं हैं लेकिन इकट्ठे रहे हैं। एक उनकी ग्रोइंग जोन एक जैसी है। एक तो आपका नेबर है, एक आपको यानी आपको सगा मामू कहता है, ऐसे ही है? एक मेरा भांजा है, एक मेरा भांजा है, सगा भांजा। सगा भांजा है। और जो मकतूल है वो मेरा भतीजा है। और जो नेबर है वो दूर का रिश्तेदार भी है, हमसायगरी भी है, नेबर भी है और एज फेलो, ये सारे इकट्ठे। तो इतने करीबी आपके रिश्तेदार हैं तो क्या वजह बनी कत्ल करने की? क्या आप लोगों को समझ आता है? पुलिस तो कहती है कि 3 लाख या 4 लाख का लेना देना है, कातिल भी यही कहता है 3-4 लाख का लेना देना है। तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन, क्या वजह बनी? पेमेंट तो जो उनके पास जो एक एविडेंस के तौर पे जो चेक घर से मिला ना मेरे भतीजे के वो पेपर में से, वो 4,20,000 रुपये का चेक एक मिला है जो अरसलान कातिल ने उसको दिया हुआ था 10/3/2021 मार्च का और 15 तारीख को ये हुआ हुआ है। यही चीज़ हमारे जहन में सवालिया निशान की फॉर्म में कह लें कि इस तरह के इतने पैसों के लिए इतना पुराना तल्लक वास्ता या ऐसी चीज़ कोई वजूहात कत्ल की नहीं बन सकती। फिर एंड ऑफ टाइम कि पर्सनैलिटी क्लैश, हसद, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो रही हैं। भांजे की हत्या क्या कहेंगे? भांजे ने क्यों साथ दिया उसका? वो तो खैर ये इन्वेस्टिगेट मेरे ख्याल काफ़ी हद तक उन्होंने कंप्लीट कर चुके हैं कि वो इस चीज़ से साथ देने के हद में नहीं है। उसने रिवाल्वर उससे ज़रूर परचेज़ किया है। रिवाल्वर उसने 15,000 का लेकर 27,000 रुपये का 12,000 रुपये की वो जो प्रॉफिट के हिसाब से। वो आपके भतीजे ने ख़रीदा था या अरसलान जो कातिल है उसने ख़रीदा? क्योंकि ये कहते हैं कि कातिल कहता है कि अरसलान जो आपका भतीजा उसने पैसे दिए थे ख़रीदने के लिए। ये अरसलान के जो आज के बयान है ना, ये उसमें मैंने ये सुना है। उससे पहले ये था कि वो फज़ैल जो है उसके बयान थे कि इसने अपने बहनोई जो नई शादी हुई उसकी सिस्टर की कुछ 6/2/2021 को अरसलान की सिस्टर मैंने अपने बहनोई को, छोटे बहनोई को रिवॉल्वर देना है। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो इनका? कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं। आप लोगों की समझ क्या अल्टीमेटली किस नतीजे पर आप पहुँचे कि क्यों कत्ल किया? सिर्फ ये हसद वगैरह ही हो सकती है? इसके अलावा कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। इतने पैसों के लिए कोई ऐसा इंतहाई इकदाम नहीं उठा सकता। भांजे से पूछा कि उससे कोई चीज़ शेयर की उसने, कातिल ने? नहीं, मतलब कातिल ने उससे किसी किस्म की कोई चीज़ शेयर नहीं की जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सारे। जो आप कह रहे हैं कि मुलजिम जो है वो अपने बयान बदल रहा है, उसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, वो बयान ऐसा कि मैं आज से 5 दिन पहले जिस वक्त उसे सुना है तो उसने ये जो अरसलान वाला जो इतना ज़रूर कहा था कि अरसलान ने मुझे पैसे ख़रीदने के लिए, ये अरसलान का था, ये सॉरी हसान का था, ये जो रिवॉल्वर हसान के लिए मैंने ख़रीदा था। लेकिन आज उसने ना थोड़ा सा बना के उसको पेश किया कि अरसलान वो हसान का था। तो उन्होंने पूछा अगर हसान का था तो तूने उसे क्यों नहीं दिया, अपने पास क्यों रखा था? उसके पास उसका जवाब नहीं था। जिस तरह से बाटापुर के बारे में आप कह रहे हैं कि वो बहुत स्लो चल रहे थे, बाटापुर पुलिस मुलजिम पकड़े, लगता है आपको कि इंसाफ मिल सकेगा? और किस किस्म का इंसाफ आप चाहते हैं? कत्लों के केसेस में ज़्यादातर जो सज़ाएँ हो रही होती हैं उसके ऊपर बहुत से बुरसा जो हैं वो मुतमईन नहीं होते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं ये समझता हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मेरा अपना एक ज़ाती विज़न है कि जिस तरह ये जो टीम है ना CAA की, दानिश रांझा साहब की जो टीम है, जो इनके टीम का हिस्सा है, वो बिल्कुल इसको ऑनेस्ट तरीके से लेके चल रहे हैं। ना उन्होंने मेरी कोई बात सुनने में ये कि होता मैं किसी की फेवर में बोल रहा हूँ कि एक तरफ भांजा है, एक तरफ भतीजा कत्ल हुआ है। मेरिट के ऊपर वो बात सारा काम कर रहे हैं, टोटली मेरिट पे ऊपर काम किया उन्होंने। और जो इंसाफ की बात है, मुझे अल्लाह के घर में उम्मीद है कि इंसाफ इस बच्चे को सजाए मौत तक ले जाने में इस टीम का, इसकी जो भी मामला वगैरह होंगे वो ये साथ होंगे। सख्त से सख्त सजा जो है वो मिलनी चाहिए। आप कहते हैं शादी होता था आपका भतीजा? नहीं, अनमैरिड था। बहुत शुक्रिया।
मुद्दई मुकदमा जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि पहले उनको जो तफ्तीश हो रही थी थाना लेवल के ऊपर थोड़ा सा उसके ऊपर था, लेकिन जब से CIA के पास आई और जैसे CIA ने इकदाम करके मुलजमान को पकड़ा है, इनका कहना है कि सख्त से सख्त सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए और जिस तरह से केस वो लेके चल रहे हैं इनको पूरा यकीन है कि जो इंसाफ के तकाजे वो पूरे होंगे और कातिल जो है वो सज़ा से नहीं बच पाएगा। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके अंदर 3 लाख का सिर्फ तनाज़ा है कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को 3 लाख रुपए दिए और उसके बाद उसने 4,20,000 रुपए देने थे। लेकिन इसके अंदर ना सिर्फ दोस्ती 15 से 16 साल पुरानी है बल्कि रोज़ाना का उठना बैठना है। और जिस दिन मुलजिम ने मकतूल को कत्ल किया है उस दिन भी मुलजिम को मकतूल खाना खिलाने के लिए लेके जा रहा था। तो यहाँ से आप दोस्ती का अंदाज़ा लगा सकते हैं ये नफ्सियात क्या है इंसान की कि इतना पुराना दोस्त, दरीना दोस्ती, हर वक्त का उठना बैठना इकट्ठे, खाना पीना इकट्ठे, उसके बावजूद उसकी मामूली सी रकम के ऊपर जान ले लेना, उसको कत्ल कर देना इंसानी जहन नहीं मानता। इसीलिए हमारे नफ्सियात हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफ़ीक मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। इतना पुराना ताल्लुक़ हो और 3 लाख रकम भी कोई ऐसी नहीं है, उसके पीछे किसी की जान ले लेना आप क्या समझती हैं? कैसे इंसान तमाम चीज़ों को फरामोश कर सकता है? ताल्लुक, उठना बैठना, खाना पीना, हर वक्त का साथ। देखिए ये ह्यूमन जो साइकोलॉजी है ना, ये बड़ी एक स्ट्रेन चीज़ है। इसके अंदर आप देखें कि इंसानों के साथ जो ताल्लुकात होते हैं हम बिलीव करते हैं कि वो 100% प्योर हो। ऐसा नहीं होता। ग्रीड सिंड्रोम एक ऐसी चीज़ है जो बीमारी किसी भी शख्स को कभी भी कहीं भी लग सकती है। और ग्रीड सिंड्रोम के जो सिम्टम्स है उसमें जो एक मेजर सिम्टम आता है वो एंगर आता है। आप देखेंगे जिस शख्स के अंदर एंगर इन होता है और वो किसी तरीके से बाहर नहीं निकलता। अब उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा था, कोई जेलसी भी फैक्टर आ सकती है। जब बहुत क्लोज दोस्त होते हैं तो उनमें एक जेलसी का फैक्टर होता है जो कि आम आंख कहती है कि नहीं हो सकता, हालांकि वो वहीं होता है। अपने करीबी दोस्त से ज़्यादा जेलस बंदा महसूस करता है, उसके साथ ज़्यादा कॉम्पिटिशन में होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा एंगर का फैक्टर है जो उनकी दोस्ती के दरमियान है, जिसको मेरा ख्याल में उसने कह लें कि इस वजह ये बन गई और ताकि उसने कत्ल कर दिया। तो ये बहुत से फैक्टर्स और भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। कई दफ़ा इंसान जो है वो उसकी पर्सनालिटी बचपन में कुछ ऐसी उसकी सेल्फ एस्टीम नहीं डेवलप होती, लो सेल्फ एस्टीम होती है, वो अपने आप को कमतर समझ रहा होता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है। और जब वो अपने करीब वाले दोस्तों को अपने से बेहतर या सुपीरियर समझता है तो उसके जहन में एक हसद डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से वो चाहता है कि ये शख्स ख़त्म हो जाए। तो मेरा ख्याल में मल्टीपल फैक्टर्स पर्सनालिटी हो। जैसे डॉक्टर साहब अभी आपने कहा कि ग्रीड फैक्टर इसमें हो सकता है, जो मकतूल के रिश्तेदार और वर्सा हैं वो भी यही कह रहे हैं कि उनको और कत्ल की कोई वजह समझ नहीं आती, लालच ही समझ आती है। तो जब आपको लालच हो जाए या जेलसी फैक्टर आ जाए, आपका इतना पुराना ताल्लुक हो, उठना बैठना, तो आप इंसानी जहन इस चीज़ को कैसे फरामोश कर सकते? और अगर जहन कर भी दे तो दिल भी तो है,
आपका दिल इस चीज़ के ऊपर कैसे आमादा हो जाता है? जी उमर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक होता है साइकोलॉजिकल प्रोसेस, होता है नेगेटिविटी बायस, यानी हमारा जहन हर वक्त नेगेटिव इन्फॉर्मेशन तलाश कर रहा होता है। अगर दो दोस्त आपस में बहुत अच्छा चल रहे हैं, सारा दिन खुश रहे हैं, एक ज़रा सी बात पे लड़ाई हो जाती है ना, तो जो ह्यूमन माइंड है ना, वो फोकस करता है उस नेगेटिव चीज़ पे। हमारे ब्रेन का एक एरिया होता है एमिगडाला, जिसके 2 to 3% जो आउट ऑफ 2 to 3 जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो हर वक्त कैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो फोकस ही नेगेटिव चीज़ों पे करते हैं। तो मेरा ख्याल में उनकी जो इतनी फुल ब्लोन अच्छी दोस्ती थी, उसकी जगह नेगेटिव बायस ने ले ली और वो फोकस उस चीज़ पे हो गया कि उसने मेरे पैसे नहीं वापस किए या वो वापस नहीं कर पा रहा था, और भी फैक्टर्स इसमें आगे होंगे। तो उसने उस टाइम सोचा होगा कि उसकी हर नेगेटिव चीज़ को, कि मे बी उसने ये भी सोचा होगा कि किस टाइम वो उससे कमतर रहा, किस टाइम वो दूसरे शख्स ने उससे बेहतर जो है परफॉर्म किया, या अगर इकट्ठे क्लास फेलोज थे तो किसने कब कहाँ बेहतर उसने परफॉर्म किया। तो ये कांस्टेंट एक बंदे के माइंड में कंपैरिजन आता रहता है। जब हम सोशलाइज कर रहे होते हैं तो कई दफ़ा हमारे ताल्लुक बन जाते हैं, कोई बहुत अमीर होता है, कोई मिडिल क्लास होता है, कोई पुअर क्लास होता है, तो फिर आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये बंदा कल को मेरी जान ले लेगा? जैसे अभी आप कह रही हैं, तो फिर तो हर बंदा ही वल्नरेबल है, उसको किसी भी टाइम भी उसका जो है साथी कत्ल कर सकते हैं। फिर इसका क्या हल है? ये देखें ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कत्ल करने की एक्सट्रीम तक वो लोग जाते हैं जिनके अंदर थोड़ी कहीं ना कहीं साइकोपैथोलॉजी भी होती है, उनके अंदर कहीं ना कहीं एंटी सोशल और कंडक्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं। हर बंदा इस एक्सट्रीम पे नहीं जाएगा। तो देखें कि ऐसे लोगों को कैसे जान सकते हैं? हमें तो पता ही नहीं चलता, डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते जी। वो देखें, ये बज़ाहिर नॉर्मल लोग लगते हैं, और ये आपका बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है कि किस तरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है उनके जो बिहेवियरल लेवल पे। देखिए जहन पे क्या चल रहा है, ये हमें एक माहिर नफ्सियात ही जान सकता है। आम बंदा उसके डेली की जो रूटीन होती है, सोशलाइजेशन प्रोसेसेस होते हैं, जिन तरह के लोगों में वो उठता बैठता है, या उसके दोस्तों की कितनी तादाद है, किस किस्म की उसकी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स हैं, क्या वो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स मेंटेन और सस्टेन कर पाता है, उसके अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ किस किस्म के ताल्लुकात हैं। तो ये बहुत से इंडिकेटर्स, कहीं वो नशा तो नहीं करता, कहीं उसकी फैमिली में कोई मारूसी बीमारी तो नहीं है इस किस्म की साइकोलॉजिकल, कोई और इस किस्म की कोई सवेयर साइकोपैथोलॉजी तो नहीं रन करती, क्या फादर की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है, क्या उसके बहन भाई जो हैं वो सारे स्टेबल हैं, क्या उसके अपने पर्सनल डायनामिक सारे स्टेबल हैं, वो एज रिलेटेड हैं, और कोई ऐसा उसकी लाइफ में हादसा तो नहीं हुआ, चाइल्डहुड अब्यूज़ तो नहीं था उसके साथ, सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस जो होते हैं वो बड़े होकर उनके अंदर गुस्सा रहता है। आप देखें हरासमेंट के केसेस होते हैं, या कई दफ़ा पेरेंट्स का आपस में रिलेशनशिप इतना अब्यूसिव होता है कि बच्चों के अंदर गुस्सा रह जाता है, और वो किसी ना किसी आउटलेट की फॉर्म में जो है वो सामने आ जाता है। हमारे बहुत से ऐसे व्यूवर्स भी होंगे जो हो सकता है कहीं ना कहीं पे इस बीमारी का शिकार हो, उनको ना पता हो। पंजाब यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट आप हेड कर रही हैं। ऐसे लोग शायद डॉक्टरों के पास जाते हुए अपना इलाज करवाते हुए भी घबरा रहे होते हैं, उनको पता भी होता है कि उनको ये प्रॉब्लम चल रही है, उनके लिए क्या मशवरा होगा? जी देखिए, पहले तो बात यह कि जिन लोगों में कंडक्ट की प्रॉब्लम होती है, साइकोपैथोलॉजी होती है, वो शख्स ये मानने से कासिर होता है कि मैं किसी नफ्सियाती बीमारी का शिकार हूँ। तो उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर घर में है तो ऐसे हमारी फैमिली सिस्टम ऐसा है कि अक्सर मदर्स जो होती हैं वो कहती हैं कि नहीं बेचारा संभल जाएगा, अभी छोटा है, अभी इसको मौका दो, शादी कर देते हैं, लास्ट रिजॉर्ट यही आ जाता है। तो मेरा ख्याल में पेरेंट्स को भी विजिलेंट होना चाहिए, क्वालिटी टाइम देना चाहिए अपने बच्चों को, फिर उनकी हर अच्छी बुरी चीज़ के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। आजकल देखें कि ये लॉकडाउन भी है, पैंडेमिक का स्ट्रेस डबल ट्रिपल हो गया, ऑनलाइन क्लासेस का स्ट्रेस है, आप देख लें फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्ट्रेस है, हरासमेंट बढ़ गई है। तो मेरे ख्याल में मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि पैंडेमिक से तो हम निजात पा लेंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल रेपरकशंस हैं वो पैंडेमिक के इसी फॉर्म में देखिए। आप कितने आप लोग रोज़ रिपोर्ट कर रहे हैं केसेस कि दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया, बीवी ने खामद को कत्ल करवा दिया। देखिए ये वो इतने क्लोज रिलेशनशिप्स हैं जिसमें आम इंसानी जहन मान नहीं सकता कि इस हद तक कोई जा सकता है। तो आप हमें माशरे में भी नज़र आंखें खुली रखनी चाहिए। बतौर उस्ताद मेरी नज़र होती है कि स्टूडेंट्स में कोई स्ट्रेस में तो नहीं है, कोई किसी किस्म के डिप्रेशन के फेज़ में तो नहीं चल रहा। इसी तरह पेरेंट्स को भी विजिलेंट होना चाहिए, नशे की आदत तो नहीं है बच्चों में। बच्चों में आजकल नशे की आइस की बहुत बुरी लानत है और ये लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। घर वाले बच्चों को पैसे दे देते हैं और फिर उसका कोई हिसाब नहीं होता। तो मेरा ख्याल में हम सबको एक अच्छा माशरा तश्कील करने के लिए हमें बतौर पेरेंट्स और बतौर उस्ताद और बतौर हमारे इलाके के बुजुर्ग, वो एक दौर होता था जब बुजुर्ग जो है वो हर चीज पे नजर रखते थे और वो रोक टोक देते थे। आज आप किसी के बच्चे को रोकेंगे तो मेरा ख्याल में इससे भी बड़ा कोई वाकया सामने आ सकता है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर प्रोफेसर राफिया रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद थी और हमेशा एक नई बात ज़रूर बताती हैं। आज के प्रोग्राम में भी शुरू से ही
ना तो पुलिस को समझ आ पाई है कि क्यों कत्ल किया है, और मुलजिम भी खुद भी यही कहता है कि बस अचानक उससे ये कत्ल हो गया है। इवन बुरसा इस चीज़ के ऊपर अभी तक कायल नहीं हो सके कि उसने सिर्फ 3 लाख के पीछे कत्ल किया, क्योंकि इतनी पुरानी दुश्मनी चली आ रही, दोस्ती चली आ रही थी। लेकिन जो हमारे नफ्सियात ने पॉइंट दिया वो बहुत वैलिड है कि आपकी जब किसी के साथ ताल्लुक़ होता है, टाइम स्पेंड करते हैं और टाइम गुजरना शुरू होता है, तो आप उसके पास जो चीज़ें होती हैं उनसे महरूम होने की वजह से नफ्सियाती तौर पे वीक होना शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर एक लालच का अंसर पैदा होना शुरू हो जाता है, एक जेलसी का फैक्टर जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है। और शायद इस केस में भी ऐसे ही हुआ कि अरसलान ना चाहते हुए भी अपने पुराने और दरीना दोस्त हसान से कहीं पे जेलस होना शुरू हो गया था या हसद करना शुरू हो गया था, और अल्टीमेटली उन 3 लाख का बहाना बनाकर उसने उसकी इंतहाई बेदर्दी से जान ले ली। मुलजिम ने कोशिश बहुत की कि वो खुद बच सके, कोई पीछे क्लू ना छोड़े, लेकिन हमेशा कातिल जो है वो पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है, और CIA को भी सुराग मिला जिससे अब वो गिरफ्तार हो चुका है और सलाखों के पीछे और कानून के मुताबिक उसको सज़ा मिलेगी। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में नई स्टोरी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।